Hi everybody, a very warm welcome. Today we will be discussing a very important section of the CGST Act, that is the value of taxable supply. ठीक है, तो जो हम लोग वो चीज समझेंगे इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बता दूं, किस आपने जो सामान या सर्विस दी, ठीक है, आपने गुड्स या फिर कोई सर्विस दी, उसकी पूरी वैल्यू क्या मानी जाएगी। ठीक है, हम लोग वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, इफ somebody is saying कि इस सामान की वैल्यू क्या है, तो हम लोग उस वैल्यू को क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करके बताएंगे, वो देखा जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। भाई देखो सीधी बात, जो पैसा आपकी जेब से निकल के सप्लायर को जा रहा है, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको हम कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि जो पैसा रेसिपिएंट सप्लायर को दे रहा है, रेसिपिएंट मतलब आपने जो सामान के लेट से या कि आपने कोई बुक खरीदी, ठीक है, तो सप्लायर कोई और है एंड यू आर गेटिंग द बुक। ठीक है, तो आप उसको जो पैसा दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। ठीक है, अब इस वैल्यू में क्या क्या छुपा होगा, ठीक है, टैक्सेस होंगे, इंटरेस्ट होंगे, एवरीथिंग, तो वो देखते हैं कि इस पूरे वैल्यू में क्या क्या छुपा होगा। ठीक है, आप देखते हैं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, ठीक, चार्जेस लेवीड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको 200 रुपए आपसे मांगे गए, ठीक है, और वो आदमी कहता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ बुक, ठीक है, तो इस 200 रुपए में क्या क्या छुपा है, इस 200 रुपए में टैक्स छुपा है, इस 200 रुपए में सेस छुपा है, इस 200 रुपए में सारी फीस छुपी है, सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, बी पार्ट, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services of both। अब देखो ये सीधी बात समझते हैं कि आपने 200 रुपए की किताब मंगाई, ठीक है, बट समहाउ जो रेसिपिएंट है उसकी गलती से ही कुछ डैमेज वैमेज हो गया, और उस डैमेज को रिपेयर करते करते 200, लेट से कि जो सप्लायर उसका 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया। ठीक है, तो आपको एक किताब 250 रुपए की पड़ जाएगी। ठीक है ना भाई, तो ये 250 रुपीज हो जाएगी पूरी की ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, आपको पूरे के पूरे 250 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, अब आगे सी पार्ट क्या कहता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग, charged by the supplier to the recipient of the supply and the amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or services or both at time of or before delivery of goods or supply services। ठीक है भाई, तो सिंपल भाई देखो, अगर 250 रुपए है, तो इस 250 रुपए में क्या क्या इंक्लूडेड हो जाएगा। लेट से कि ओरिजिनल बुक इज ऑफ, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लेट से ओरिजिनल बुक जो थी वो थी 300 रुपए की। ठीक है, ठीक है, अब 300 रुपए की बुक में क्या क्या इंक्लूडेड हो जाएगा, इसके पैकिंग के चार्जेस, भाई पैक करके आपको पार्सल करा जा रहा है, ठीक है, आपको आउट ऑफ स्टेशन भेजा जा रहा है, पोस्ट करा जा रहा है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग, ये सब। ठीक, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनाल्टी बाय डिलेड पेमेंट। ठीक, अब देखो ये भी हो सकता है कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये बुक मेरे घर 30 तारीख तक पहुंचा देना, आप 30 तारीख तक नहीं पहुंचा पाए, तो इस पे इंटरेस्ट और वो सब लगा दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगा दूंगा और लेट फीस लगा देंगे, पेनाल्टी लगा देंगे, ले दे के बुक पहुंच गई 350 रुपीज की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ओरिजिनल प्राइस में आप सारा पैसा जोड़ दीजिए, पैकिंग चार्जेस, लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक, सब जोड़ दिए, दैट अमाउंट विल बिकम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट अमाउंट विल बिकम द टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, दैट अमाउंट विल बिकम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ठीक है, द रिसिपिएंट विल पे दिस मच अमाउंट। अब यहां पे एक चीज समझ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन।
ठीक है। कुछ केसेस में डिस्काउंट जो होता है, जैसे आप लोग कभी शॉपिंग करने जाते हो तो आपको डिस्काउंट कूपन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उस डिस्काउंट कूपन से रिलेटेड क्या सप्लाई हम लोग कितने रुपए पे सप्लाई मानेंगे, ठीक है, कितने रुपए की सप्लाई मानेंगे, ठीक है। 100 रुपए का सामान खरीदा आपने, 50 रुपए का डिस्काउंट कूपन लगाया, आपकी जेब से 50 रुपए निकले, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या वो 50 रुपए है या क्या वो 100 रुपए जो ओरिजिनल थी, उसको समझते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन, ठीक। आगे, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, if such discount has been duly recorded in the invoice issued in the respect of such supply, the value of supply shall not include any discount which is given। 100 रुपए का सामान, 20 रुपए डिस्काउंट, ठीक, दिस इज डिस्काउंट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जब भी हम लोग किसी सामान की वैल्यू बताएंगे और उसमें डिस्काउंट लगा होगा तो हम लोग सामान की वैल्यू 100 रुपए बताएंगे और 20 रुपए नहीं बताएंगे। किन किन केसेस में ऐसा होगा? The value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded in invoice issued in respect of such supply। कहने का मतलब है, ये जो केस मैंने बताया कि आप सप्लाई 100 रुपए बताओगे और जो 20 रुपए डिस्काउंट दिया वो नहीं बताओगे, तब होगा जब आप इनवॉइस में क्लियरली लिखोगे कि भाई इतने रुपए का सामान और डिस्काउंट भी 20 रुपए का, ठीक। इस केस में आप 20 रुपए जो है वो टैक्सेबल सप्लाई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं ऐड करोगे, ठीक। ये तब की बात हो रही है जब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई करने कोई भी गुड या सर्विस सप्लाई करने के पहले या सप्लाई करते वक्त आपने ऐसा इनवॉइस बना दिया हो, ठीक। अब आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, आपने सामान सामने वाले को दे दिया, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स एंड एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू, ठीक है। अब भाई कह रहा है कि हम लोग जो सामान आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू लेट 100 रुपए है और डिस्काउंट 20 रुपए है, तो उसकी वैल्यू हम लोग 100 रुपए ही मानेंगे। किन किन केस में? एक केस ये मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा केस ये है, अगर पहले से आपको सप्लाई और रिसिपिएंट में पहले से कोई अग्रीमेंट आ चुका है, ठीक। एंड दूसरा केस, जो रिसिपिएंट है, ठीक है, रिसिपिएंट ने अगर इससे मिलने वाली आईटीसी को पहले ही रिवर्स कर दिया मतलब वापस कर दिया है, इससे मिलने वाली आईटीसी को वापस कर दिया है, तो हम वैल्यू क्या मानेंगे? 100 ही रुपए मानेंगे, 20 रुपए नहीं मानेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आई होप आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। दो केसेस अलग अलग हैं, एक केस है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा केस है आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, ठीक। दोनों ही केसेस है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं, अगर सप्लाई, किन किन केस में हम लोग डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं ऐड करेंगे, मतलब 100 रुपए का सामान है, 20 रुपए का डिस्काउंट है, तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपए ही मानी जाएगी। दो केसेस में, पहला केस, अगर आपने सप्लाई जो है, अगर जो आप सामान कर रहे हो, अगर आप बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक, इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, या तो आपने पहले ही इनवॉइस में लिख दिया है, ठीक। और आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, और जब सप्लाई इफेक्ट हो गई है उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश इन टर्म, पहले से आपका सप्लाई और रेसिपिएंट का अग्रीमेंट आ चुका है, ठीक। अब क्लॉज 5 क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 4, the value of such supplies as may be notified to the government or the recommendation of council shall be determined in manner as कह रहा है भाई, इससे रिलेटेड जो काउंसिल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो गाइस ये था सेक्शन 15, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अगले दिन अगले वीडियो से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पूरा जीएसटी लिटिगेशन इसी चैप्टर पे चलता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।